और जब आप पहली बार जैसे सिलेक्शन का आपको पता लगा कि यार अब मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ एमपीपीएससी के अंदर, उस टाइम पे आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? ताने भी मिलते हैं, समाज से भी मिलते हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं, सभी जगह से मिलते हैं, रिश्तेदारों से भी मिलते हैं। सब लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। मानसिकता आपको ये बना के रखनी है, जब भी होगी तो मेरा सिलेक्शन एक सीट मेरी पक्की होगी। तो आपको ये नहीं करना है कि 3 मार्क और 6 मार्कर आपने पूरे कर लिए और 15 मार्कर छोड़ के आप आ गए। आपकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? ट्रेनिंग के कुछ किस्से एक आध थोड़ा ऐसा सुना दो। क्लासरूम में फिर आराम से एसी में सो जाते थे मैक्सिमम लोग। सोते थे, आराम करते थे। वो कॉलेज तो वाला सीन हो गया, तो कॉलेज में ऐसा था। हाँ, हेलो एस्पिरेंट, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशीष नामदेव। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन ऑफिसर से, जिनकी वजह से हमारी पूरी वाइब सेट की आज हो चुकी है, काफ़ी देशभक्ति वाली, काफ़ी पैट्रियोटिक। तो मिलेंगे हम आज डीएसपी सोनू कुर्मी सर से और उनसे कई सारी बातों पे हम बात करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी, जो आपको इंस्पायर करेगी आपकी पढ़ाई करने के लिए। तो मिलते हैं सोनू कुर्मी सर से और उनसे ढेर सारी बातें करेंगे एमपीपीएससी और पुलिस ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है उस बारे में। सोनू कुर्मी सर, स्वागत है इंडियन एस्पिरेंट शो में आपका। थैंक यू सो मच आशीष, यहाँ बुलाने के लिए और इनवाइट के लिए थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू। सोनू भाई, हर एक एस्पिरेंट की ना जर्नी जब उसके सिलेक्शन तक की होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, घंटों तक एक एस्पिरेंट जो पढ़ाई कर रहा था और अब घंटों तक जो देश सेवा कर रहे हैं डीएसपी बन के, आपकी ये पूरी जर्नी कैसी रही है? बिल्कुल, बहुत लंबी जर्नी रही एक। लगभग मेरे 2 अटेम्प्ट मैंने लिए पीएससी परीक्षा क्रैक करने के लिए। तो जैसे कि सभी को पता है कि ये परीक्षा जो है काफ़ी 1-1.5 साल की प्रोसेस रहती है। यदि एक अटेम्प्ट भी कोई देता है तो लगभग 1.5 साल 2 साल तो जो है समय लग ही जाता है उसमें। राइट। तो मैं 2014 में मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी पीएससी की, जब मैं अपने थर्ड ईयर और मैं अपने लास्ट ईयर में था अपने ग्रेजुएशन के। तो आज भी मुझे वो डेट याद है, इट वाज 14 सितंबर 2014, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और ये संकल्प लिया था कि मैं जो है एमपीपीएससी तैयारी करूँगा और उसे मेरा ये लक्ष्य है कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा। हालांकि इसका बैकग्राउंड पहले से ही थोड़ा थोड़ा बनने लगा था। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखता था या मैगजीन्स में पढ़ता था। जनरल स्टडीज़ में मुझे पहले से ही जो है झुकाव था उस समय। तो मेरा इंटरेस्ट रहता था क्या चल रहा है देश दुनिया में, या फिर जो भी जनरल नॉलेज है उसमें इंटरेस्ट रहता था। मैं जो है मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ कंपटीशन जो होते हैं, यूथ फेस्टिवल होते हैं, उनमें जाया करता था। तो इस समय पहले से इंटरेस्ट रहा था। फिर थर्ड ईयर में आके फिर मैंने जो है इसको एक अपना संकल्प बनाया, अपना एम बनाया और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जर्नी बिल्कुल भी जो है सरल नहीं थी। बहुत सारे हार्डशिप्स इसमें आए, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से था। कोई भी गाइडेंस के लिए नहीं था, कोई भी ये बताने के लिए नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। और उस समय सागर में इतनी सारी कोचिंग्स या कोई ऐसा मार्गदर्शक टीचर भी नहीं था कि जो ये बता पाए कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी होती है, टॉपर्स कैसे तैयारी करते हैं। राइट। तो जो भी मैंने रास्ता बनाया खुद से ही बनाया, और वो रास्ता अपने आप बनता चला गया। जैसे बोलते हैं कि यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात उसे मिलाने के लिए षड्यंत्र करने लगती है। तो उसी तरह का कुछ बात मेरे साथ भी हुई कि मेरी जो आग थी अंदर की वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि सारी चीज़ें मुझे उपलब्ध होने लगी, मेरे सामने आने लगी। क्या कौन सी बुक्स हैं, कहाँ से पढ़ना है, गाइडेंस है। और उसी में फिर मेरा एक ग्रुप बन गया था वहाँ लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, 4-5 लोगों का हमारा। उससे पहले हम दोस्त नहीं थे, केवल पीएससी की पढ़ाई ही हमारा एक ऐसा धागा था जो हम लोगों को जोड़ता था। तो केवल और केवल पढ़ाई की ही बातें हम लोगों की होती थी, क्योंकि हम लोगों का पुराना कुछ भी बैगेज नहीं था कि पुराने समय से हम लोग फ्रेंड्स थे। तो जनरल स्टडीज़ की हम लोग जो है डिस्कस करते थे। कोई भी टॉपिक चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करते थे, या फिर फैक्ट्स वगैरह जो होते थे जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से पूछते थे। तैयारी करके आते थे एक दिन पहले, उसके बाद एक दूसरे से डिस्कस करते थे। तो उस ग्रुप का एक अच्छा मुझे बेनिफिट मिला। और फिर जो है आंसर राइटिंग के लिए मैंने खुद से ही अपने पेपर जो है तैयार किए थे, और खुद ही उनको उनके आंसर लेके खुद ही मैं अपना चेक करता था। क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा टीचर या मेंटर नहीं था, और हम लोगों का जो ग्रुप था वो एक दूसरे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं
उनको चेक करके हम एक दूसरे को जो है ड्रॉबैक्स बताते थे या लूपहोल्स बताते थे या क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है। तो इस तरीके से मेरी प्रिपरेशन 1 डेढ़ 2 साल लगभग चली। फर्स्ट अटेम्प्ट जो था मेरा वो मेंस क्लियर हुआ। मेरा इंटरव्यू था, गौतम सर का बोर्ड था, काफ़ी टफ बोर्ड माना जाता है गौतम सर का बोर्ड, और मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। और मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट या इंटरव्यू की कोई भी क्लासेस नहीं की थी। मैं सीधा जो तैयारी कर रहा था वहाँ से सीधा जो है इंटरव्यू बोर्ड के सामने उपस्थित हो गया था, जैसा था रॉ एकदम। तो इंटरव्यू में हालांकि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, 76 मार्क्स आउट ऑफ 175 मिले उस अटेम्प्ट में मुझे। तो उस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरी जो प्रिपरेशन थी और अच्छी हुई थोड़ी, और मैंने आंसर राइटिंग अच्छे से की, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं आंसर के लिए, और मेरा नॉलेज का बेस भी थोड़ा अच्छा हो गया था। तो मेंस अच्छा गया था मेरा, तो पूरी उम्मीद थी कि इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाएंगे। और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू जो है व्यवहार सर के बोर्ड में था, तो उसमें मुझे 120 मार्क्स मैंने जो है स्कोर किए, और इसके बाद मुझे डीएसपी का पद जो है अलॉट हुआ 2015 पीएससी के माध्यम से। तो एक जर्नी रही, इसमें बहुत सारी उतार चढ़ाव रहे जिनको मैं अब जो है उतनी अच्छे से याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन पूरी जो जर्नी थी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी तैयारी को इसी तरीके से एंजॉय करके जो है लें अगर, तो पढ़ाई में मज़ा भी आता है और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती है। राइट राइट राइट। और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। और जब भी मैं किसी ऑफिसर से मिलता हूँ और उनकी जर्नी सुनता हूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी रहता है। अच्छा सोनू भाई, जब जर्नी में आप जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तब से आपने घर वालों को बताया मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और जब आप पहली बार जैसे सिलेक्शन का आपको पता लगा कि यार अब मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ एमपीपीएससी के अंदर, उस टाइम पे आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मुझे आज भी याद है 17 अप्रैल 2017 वो दिन था जब हमारा रिजल्ट आया था। तो शाम होने वाली थी, शाम का दिन था, गांव में जैसा माहौल होता है, तो गौधूली की बेला थी जिसे हम बोलते हैं, तो वैसा माहौल था। और पीडीएफ मेरे मोबाइल में आई, फ़ोन आने लगे मेरे पास। पीडीएफ मेरे पास शायद बाद में आई थी, और किसी का कॉल मुझे पहले ही आ चुका था। अच्छा। मेरा सिलेक्शन हो चुका है, और मैं एकदम से, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने पीडीएफ में फिर मेरा नाम देखा, हाँ नाम था। फिर मैंने घर वालों को बताया, उनको सिर्फ ये पता था कि मेरा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है दे डोंट नो अबाउट डीएसपी, और क्या रैंक के बारे में उनको उतना नॉलेज नहीं था। बाद में उनको एहसास हुआ कि हाँ ये अधिकारी बना है मेरा बेटा। तो वो उसमें भी वो बहुत खुश थे, हमेशा से मुझ पर प्राउड रहता है उनको, और उस दिन भी बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे मम्मी, मेरे पापा, पूरा परिवार, और एज यूज़ुअल। तो अच्छा लगा, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि उनको, मैं उनकी स्माइल देखने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा 3-4 साल से मेहनत कर रहा था कि एक बार वो मेरे ऊपर गर्व कर सकें कि मैंने कुछ किया है उनके लिए। सुन भाई, जो आपने बताया कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू में आप क्रैक नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे अभी क्या हो रहा है, ऑलरेडी 2019 के बाद से एग्जाम प्रॉपरली नहीं हो पाई है, 2018 के बाद एमपीपीएससी नहीं हो पाई है अच्छे से, और बच्चों में कई सारा फ्रस्ट्रेशन रहता है। एस्पिरेंट जब भी कोई बंदा प्रिपरेशन कर रहा है तो अगर उसका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ है तो उसको 3-4-6 महीने तो रिकवर करने में लग जाते हैं कि यार मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, लेकिन वो पहले अटेम्प्ट का गम ही पूरा नहीं हो रहा है, अभी वही खत्म नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन से बाहर कैसे आए, या आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर आए थे? बिल्कुल, एक जब विद्यार्थी 1.5 साल 2 साल तैयारी करता है तो उसके बहुत सारे एफर्ट्स लगे होते हैं, समय तो लगा ही होता है, ताकि उसका कैरियर भी एक अनिश्चितता बनी होती है कि मेरे जैसे साथ वाले थे वो एम फार्मा कर रहे थे, वो आगे जाके एमएनसीज में जाने वाले थे, तो एक ये प्रेशर रहता है कि मैंने कहीं गलत दिशा में तो नहीं कदम रख लिए कि कहीं आगे जाके मुझे उसके पश्चाताप करना पड़े, रिग्रेट करना पड़े। तो मेरे अंदर भी ये सब चीज़ें चलती रहती थी। तो उस समय जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो चीज़ें मुझे ये तो पता चल गई थी कि कुछ ना कुछ कमी थी मेरे अंदर, तभी जाके नहीं हुआ। और ये प्रोसेस ही ऐसा है, एग्ज़ाम ही ऐसा है, आपको 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट इसीलिए दिए जाते हैं कि इस प्रोसेस का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ आपको कुछ आपकी कमी रह जाए, कहाँ आपके नंबर जो है कम हो जाएं। तो मैंने उसको एज अ पॉजिटिव लिया, और उस समय 2-3 एग्ज़ाम बिल्कुल बैक टू बैक हो रहे थे, तो सोचने का ज़्यादा मुझे टाइम मिला नहीं। नवंबर में 2016 में मुझे लगता है रिजल्ट आया था,
देन उसके बाद मेरे फरवरी या मार्च में इंटरव्यू थे नेक्स्ट 2015 पीएससी के। तो मैं उसकी तैयारी में फिर लग गया था, क्योंकि मेरा सेकंड उसमें अटेम्प्ट में भी जो है इंटरव्यू के लिए हो गया था। राइट। तो उस समय शायद उस परिस्थिति में मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला। अच्छा था कि बैक टू बैक एग्ज़ाम हो रहे थे उस समय। क्या आपने वो प्रेशर, वो टेंशन फील किया है? अगर जैसे मान लीजिए अभी 2019 का कई सारे एस्पिरेंट्स से हम लोग लाइब्रेरी में मिलते रहते हैं दिन भर, सो अब वो काफ़ी तरह टेंस फील करता है। 2019 का रुका हुआ है, 2021 का रुका हुआ है, तो उस प्रेशर को डील कैसे करना चाहिए किसी एस्पिरेंट को? मेरे हिसाब से ये प्रेशर तो है, बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, घर की तरफ से भी प्रेशर रहते हैं। आप एक घर के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपको लगता है कि आपका कंट्रीब्यूशन घर के लिए कुछ है नहीं, आप अभी भी बोझ हो एक तरीके से घर पे, आपको कुछ करना चाहिए। प्लस आपके भविष्य के प्रति भी अनिश्चितता रहती है। राइट। दूसरे आपके जो साथी रहते हैं, हो सकता है वो अपने फील्ड में, एकेडमिक्स में या कहीं भी आगे निकल जाते हैं। आप अभी भी तैयारी कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो, तो ताने भी मिलते हैं, समाज से भी मिलते हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं, सभी जगह से मिलते हैं, रिश्तेदारों से भी मिलते हैं। सब लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, पीएससी। तो इसी समय ये दौर जो अभी कोविड का दौर था, जैसे 2-3 साल का दौर रहा है, तो इसी तरह का दौर है। हालांकि मुझे ये लगता है कि यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो परीक्षा तो होगी ही, आज नहीं होगी तो कल होगी। तो आपको पूरी तरह तैयार रहना है उस मौके के लिए, ना कि ये आपको क्लेम करना है कि परीक्षा हो नहीं रही है। मानसिकता आपको ये बना के रखनी है, जब भी होगी तो मेरा सिलेक्शन, एक सीट मेरी पक्की होगी। तो ये अपना एक भाव बना के रखें, ये अपने दिमाग में माइंडसेट बना के रखें। तो हालांकि कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है कि प्रिपरेशन का इतना बढ़िया टाइम मिल गया कि 3 साल की उनको 2 साल का पूरा टाइम मिल गया। 1.5 साल तो वैसे भी पूरी प्रोसेस में लग ही जाता है। राइट। यूजुअली भी यदि ये शेड्यूल, यदि उसके हिसाब से चलती है पीएससी, तो 1.5 साल का पूरा हो जाता है। तो तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा मौका लोगों के लिए मिला है, हालांकि ज़्यादा लंबा वो हो गया है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है। लेकिन सभी जो है, सरकार भी चाहती है, पीएससी भी चाहती है कि जल्दी परीक्षा हो, और निश्चित रूप से भविष्य में जल्दी परीक्षाएं अब बैक टू बैक होंगी, मुझे लगता है। तो एक इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि मेरी परीक्षा की तैयारी जो है वो मैं अपना कर्मण्यवाधिकारस्ते वाला जो रूल है, अपनी तैयारी करते जाएं आप, और जिस दिन भी परीक्षा होगी आप ये अपनी इतनी अच्छी तैयारी रखें कि उस दिन मेरा सिलेक्शन होगा। सुनो भाई, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, चाहे वो कोई भी हो, एक कांस्टेबल से लेके हायर अथॉरिटीज़ तक, पुलिस के लिए एक अलग रेस्पेक्ट मेरे दिल में हमेशा रहती है। रीज़न बीइंग कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर MPSI, और उसके बाद धीरे धीरे करके MPPSC UPSC पे मैंने मूव ऑन किया। तो होता ही है ना कि जब आप पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो सबसे पहले अगर मैं कांस्टेबल की बात करूँ, तो पहले बच्चा प्रिपरेशन करता है 6 महीने 1 साल पढ़ाई करता है, और उसकी वैकेंसीज रेगुलर नहीं होती है, 3-4 साल में एक बार आती है। फिर वैकेंसी आई, फिर आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद आप वेट करते हो रिजल्ट का, उसके बाद रिजल्ट आया, फिर आपने फिजिकल दिया, फिजिकल की बहुत हार्डकोर मेहनत करना पड़ती है। फिर आपने फिजिकल का रिजल्ट आया, फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल का रिजल्ट आया, उसके बाद एक 9 महीने की लंबी ट्रेनिंग, और फिर जाके आपको पोस्टिंग मिलती है। तो पुलिस में आपके नीचे भी कई सारे जूनियर्स होंगे, आपकी पूरी टीम होगी, आपके सीनियर्स भी होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, या जो कांस्टेबल के लिए सिलेक्टेड हो चुके हैं, जो D ग्रेड या C ग्रेड पोस्ट है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, जॉब कोई भी हो, मेरे ख्याल से उसका करने का तरीका और आपका जो भाव है जॉब करने का, वो अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने भी प्रिपरेशन की, एसआई की प्रिपरेशन की, और 2016 एसआई में मैं सिलेक्ट भी हो गया था, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। जो है फिजिकल में उसी समय इंटरव्यू पीएससी का था, तो क्लैश हो रही थी दोनों चीज़ें, तो उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी, तो फिजिकल से मैं बाहर हो गया था। व्यापम के जो है मंडी इंस्पेक्टर की उसी समय आई थी, लेबर इंस्पेक्टर की आई थी, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका था। चूँकि मेरा डीएसपी के पद पे पहले ही सिलेक्शन हो चुका था, तो मैं उनको ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं भी इनमें पटवारी परीक्षा और इन सब व्यापम की परीक्षा दे चुका हूँ, तो मुझे पता है उस समय एक मनस्थिति क्या होती है कि मुझे हर हाल में कोई ऐसी जॉब चाहिए जो मेरी जीविकोपार्जन के लिए ज़रूरी है, मेरे और मेरे परिवार के लिए। राइट। तो आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप यही मान के चलें कि यही सबसे बढ़िया जो है पोस्ट है दुनिया में, और इसकी मुझे पूरे दिल से तैयारी करनी है। कोई भी पोस्ट जैसे पटवारी है या कांस्टेबल है, ऐसा नहीं है कि वो वही एक न्यू है, राजस्व विभाग की न्यू पटवारी है, पुलिस विभाग की न्यू कांस्टेबल है। राइट। तो आप एक महत्वपूर्ण पद पे जाने वाले हो,
महत्वपूर्ण पद के लिए आप तैयारी कर रहे हो और उसी मेहनत से तैयारी कीजिए जैसे पीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हो। सुनो भाई, प्रिपरेशन को लेकर मेरा एक सवाल है। प्रिपरेशन में कई सारे एस्पिरेंट, जैसे अभी बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया जिसके ऊपर हम बात कर ही रहे थे, एग्जाम नहीं हुआ। बच्चों का ना रिवीजन को लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रेशर में आके, जैसे अभी एग्जाम्स बैक टू बैक आ गई है कि सब के सारे शेड्यूल हो गए हैं इसी साल पे, तो स्टूडेंट्स परेशान है कि मैं पटवारी पढूं, मैं कांस्टेबल पढूं, मैं एसआई पढूं, मैं पीएससी में भी कौन सा प्री करूं, मेंस करूं, इंटरव्यू करूं। तो इसको लेके ना बहुत बड़ा एक टेंशन चलता रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो उसको कैसे रिजॉल्व करें यार, रिवीजन कैसे प्रॉपरली कर पाएं कि हर एग्जाम को प्रॉपर टाइम दे पाएं और पढ़ाई प्रॉपर हो पाए। मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं क्या करता यदि ऐसी स्थिति बनती तो, और व्यापम का एग्ज़ाम हो चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो, मुझे लगता है सिलेबस जो रहता है 70% सेम रहता है। व्यापम के एग्ज़ाम में आपको वनडे एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जैसे पीएससी के प्री में आते हैं। तो प्री और जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं व्यापम के, वो सेम टू सेम एक ही सिलेबस लगभग रहता है आपका। तो दोनों की तैयारी आराम से आप एक साथ कर सकते हो। थोड़ा सा जो है सिलेबस में और पैटर्न में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो व्यापम का जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज आप देख लें कि क्या पैटर्न है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सपोज दैट आप कांस्टेबल है, एसआई का पेपर दे रहे हो, उसमें रीजनिंग ज़्यादा हो जाएगी, आपकी मैथ्स ज़्यादा आ जाएगी, ये सब चीज़ें, हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, जो कि पीएससी के प्री में नहीं रहती हैं। तो इनको आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी जो करंट अफेयर्स है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, वो तो सेम टू सेम वही रहेंगे। तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली आप तैयारी आराम से इस तरीके से कर सकते हो। और मैं यदि तैयारी कर रहा होता तो मैं इसी बेस पे करता कि जो वनडे एग्ज़ाम है और मेरा प्री का जो एग्ज़ाम है पीएससी प्री का, तो दोनों की तैयारी साथ में हो जाएगी। राइट। और मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग को लेके क्या अप्रोच होना चाहिए, या आपकी क्या अप्रोच थी उस टाइम पे? आंसर राइटिंग, जैसे मैंने बताया कि आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है मेंस की तैयारी के लिए और पीएससी की तैयारी का। राइट। पीएससी की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण भाग आंसर राइटिंग है, क्योंकि उस आपका पूरा सिलेक्शन जो है, आप प्री में 100 आउट ऑफ 99 भी स्कोर कर लोगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्री एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जो भी कट ऑफ रहेगी उससे एक नंबर ऊपर जो रहेगा या उस नंबर पे रहेगा वो सिलेक्ट हो जाता है आपके। फिर चाहे उससे ज़्यादा कितने भी नंबर रहे हो, कोई उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टोटल जो फाइनल टोटल जो होता है उसमें। तो प्री जो मेंस रहती है, मेंस परीक्षा रहती है, वो आपको सिलेक्शन दिलाती है। फिर जो आपको इंटरव्यू रहता है वो आपको रैंक दिलाता है। तो मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो मैंने तो अपने लेवल पे ही की थी, जैसा मैंने बताया, खुद ही जो है क्वेश्चन पेपर तैयार किए थे, खुद ही मैंने अपने जो है चेक किए थे। उस समय इतने ज़्यादा कोई जो है मेंटर्स वगैरह या सागर में कोई ऐसा टीचर नहीं था मेरे पास कि जिससे मैं जो है उनको आंसर मेरे दिखा सकूं और उनसे गाइडेंस ले सकूं। तो आज के अभी बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग्स भी हैं, आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो कॉपीज अपनी, वहाँ से आप जो है वहाँ से चेक करके वो आपको दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं, आप उनका जो है जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए ज़रूरी है कि ये तो आपका टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रेजेंटेशन, आप जैसे भूगोल का एग्ज़ाम दे रहे हो, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप ये ट्राई करो कि आप हर जो जहाँ भी मैप बन सकता है आप वहाँ मैप बना पाओ। यदि दूसरे सब्जेक्ट हैं, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो तो आप पॉइंट वाइज लिखो। ये ऐसा नहीं है कि हर एक आंसर का आप आंसर जो है पॉइंट वाइज लिख पाओगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पैराग्राफ में ही आप लिख पाओगे, आप पॉइंट वाइज नहीं लिख पाओगे। लेकिन यदि आप लिख सकते हो पॉइंट वाइज तो वो बेटर शो भी होता है। और प्रेजेंटेशन, जो आंसर कॉपी जो चेक कर रहा है व्यक्ति, उसको ईजी रहता है मार्किंग करने में। तो उसका काम जितना आप आसान करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, उसको अच्छा लगेगा, जो सामने कॉपी चेक कर रहा है उसको देख के पता चल जाना चाहिए कि हाँ बंदे ने कुछ लिखा है, और उसको समझ में आ जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उससे रिलेवेंट लिखा है और टू द पॉइंट लिखा हुआ है, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस हैं आपने जैसे 25 क्वेश्चंस हैं या 30 क्वेश्चंस हैं, या जो 3 मार्कर आते हैं, 6 मार्कर या 15 मार्कर आते हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि 3 मार्कर और 6 मार्कर आपने पूरे कर लिए और 15 मार्कर छोड़ के आप आ गए। आपको अपने सभी जगह अपने मार्क्स को
एक्सपेंड करना है एक तरीके से, क्योंकि यदि आपने 3 मार्कर 6 मार्कर बहुत अच्छे भी लिखे तो आपको एवरेज यदि मान के चलेंगे तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। एवरेज आप सभी में जब मार्क्स लेके आओगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसलिए आप ये टाइम मैनेजमेंट अपना बना के चलें कि आप सभी जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, और सभी में जो है आपका सिलेबस इतना अच्छा तैयार होना चाहिए कि कम से कम आपको उसमें से हाफ मार्क्स तो मिल ही जाए सभी में। तो तब जाके आपके वो स्कोर आप सही कर पाओगे, आपका एवरेज सही बन पाएगा। और इंटरव्यू का जैसा आपने बताया कि आपको गौतम सर का बोर्ड मिला था फर्स्ट टाइम, तो क्या हुआ था वहाँ पे? गौतम सर का बोर्ड फर्स्ट 2014 के इंटरव्यू में जो मिला था, बहुत सारी एंग्जाइटी रहती है। जैसे हम जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, पहले आप बाहर बैठे रहते हो, तो मेरा इंटरव्यू जो है 4 या 4:30-5 बजे के करीब हुआ था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं, सुबह से स्टार्ट हो जाता है इंटरव्यूज़। तो वैसे ही पता चला था कि गौतम सर का बोर्ड जो है थोड़ा सा टफ रहता है फेस करना, लेकिन मैं एक्साइटेड था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और आई वॉज लाइक कि कुछ अच्छा होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री मेंस सब क्लियर हो गया है, तो कुछ अच्छा ही होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन नर्वसनेस भी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो वहाँ पे आप जाते हो, हालांकि बहुत प्रबुद्ध लोग रहते हैं, बहुत अच्छे से आपको बैठाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल और कंफर्टेबल फील कराते हैं। आपकी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि आपकी जो रियल पर्सनालिटी है वो बाहर उनके सामने आए। तो जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो एक माध्यम रहते हैं कि आपसे वो पूछते हैं और आपको कन्वर्सेशन एक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो मुझसे भी जो है मेरी ग्रेजुएशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस मेरे करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। तो मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू ठीक ठाक ही रहा था, लेकिन न मार्क्स थोड़े से बहुत ज़्यादा लोअर साइड थे, तो उस समय मेरा उस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था। वो जो एनजाइटी आपने बताया कि इंटरव्यू के पहले जस्ट एनजाइटी हो रहा था, तो वहाँ से एनजाइटी से एक्साइटमेंट की तरफ जाना वो कैसे पॉसिबल होता है जब कोई एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठा है? एंजाइटी तो होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट से भी आप मतलब फर्स्ट रैंक से भी आप पूछोगे कि क्या आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो वो भी नहीं, वो भी ये 100% किसी को पता नहीं रहता कि किसको क्या मार्क्स मिलेंगे और किसकी क्या रैंक आएगी और अंदर क्या होगा। अनिश्चितता होती है, तो अनिश्चितता जहाँ भी होती है तो वहाँ पे एक एंजाइटी आ जाती है कि आगे क्या होगा। राइट। तो वैसे ही मेरे दिमाग में भी था, एक एंजाइटी भी था और एक तरफ एक्साइटमेंट भी था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं एक बिल्कुल गांव से निकल के आया था। मेरे पापा जो है किसान हैं, मैं एक ग्रामीण परिवेश से आया हुआ व्यक्ति हूँ। तो मेरे लिए पीएससी तक पहुँचना एक बड़ी बात थी। तो मैं वो पहली बार मैं ये सब देख रहा था पीएससी के लिए, पीएससी के इंटरव्यू में जाने वाला था, और पूरा ये सब मैंने अपनी मेहनत से ही किया था, ना कि किसी कोचिंग में जाके या किसी। तो मुझे बहुत खुशी थी इस बात की कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और जो भी आगे होगा तो कुछ अच्छा होगा। तो ये मेरे दिमाग में था। हालांकि इतनी मेहनत की थी और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे जीवन में, तो उसी वजह से एंग्जाइटी भी आ जाती है कि यदि नहीं हुआ तो फिर आगे फिर से वो चक्र शुरू हो जाएगा, पीएससी प्री मेंस और इंटरव्यू का। तो उस चक्र को से ही निकलने की सब प्रयास करते हैं पीएससी की जो भी तैयारी करता है, कि इस चक्र से निकला जाए, कैसे भी मुक्त हुआ जाए। तो दोनों चीज़ें थी, एंजाइटी भी थी मेरे लिए और एक्साइटमेंट भी था एट द सेम टाइम। ये था कि मेरी तरफ से मैंने पूरी तैयारी की थी, तो ये भी था कि जो भी होगा मैंने अपनी तरफ से जो भी था तो वो मैंने अपना पार्ट निभाया है, और अब जो भी ईश्वर मुझे परिणाम देंगे तो वो उससे मैं स्वीकार करूँगा। तो भाई स्पेशल टास्क फोर्स जो आपका डिपार्टमेंट है, थोड़ा सा इस डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहूँगा, और मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि स्पेशल टास्क फोर्स होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या ड्यूटीज़ होती है एक डीएसपी ऑफिसर की? स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना 2011 में हुई थी। एटीएस जो हमारा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उससे अलग करके एसटीएफ को बनाया गया था। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, जैसा कि इसका ध्येय वाक्य है, संगठित अपराध पर प्रहार करना, संगठित अपराध का समग्र विनाश, ये इसका ध्येय जो है मोटो है। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम रहते हैं जिन पे डे टू डे पुलिस की वर्किंग जो है, थाना पुलिस जो है वर्क नहीं कर पाती है, जैसे बहुत सारे ड्रग माफियाज हैं या ज़मीन माफियाज हैं, या बहुत सारे जो है रैकेट्स चलते हैं जिनकी परतें होती हैं। तो उस वहाँ तक जो है थाना लेवल की पुलिसिंग जो होती है, जो कि प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ में भी लगी हुई है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर में भी लगी हुई है, उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, उतना उनको वक्त नहीं मिल पाता है।
तो वहाँ पे हम लोग जो है काम करते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स का संगठित अपराध के प्रति जो है हमारा मैंडेट रहता है। आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं? हाँ, देखता हूँ। आपकी फेवरेट कौन सी मूवी है जो पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड? पुलिस की मैंने बहुत सारी मूवी देख रखी हैं, सिंघम से लेके शहर, एक बहुत पुरानी मूवी एसटीएफ के ऊपर ही वो बनी हुई है, शहर मूवी है। हाल में भी बहुत सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ आती रहती हैं। अरण्यक करके आई थी एक वेब सीरीज़ अभी, तो उसको भी मैंने देखा है। और बहुत अच्छी तरीके से जो है पोर्ट्रेट जो है किया है बहुत सारी मूवीज़ में पुलिस ऑफिसर्स के लिए। जैसे अभी एक खाकी करके नेटफ्लिक्स पे जो है वेब सीरीज़ आई हुई है, जो कि आईपीएस अमित लोढ़ा सर के ऊपर जो है बनी हुई है। तो उसको भी मैंने हाल ही में देखा और मुझे पसंद भी आई बहुत। आपने अब तक 56 मूवी देखी, नाना पाटेकर सर? अब तक 56 1, अब तक 56 2, दोनों मूवीज़ मैंने देखी हैं। और नाना पाटेकर की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उनकी जो संवाद कौशल है, उनका जो वक्तव्य है, उसमें जो डायलॉग्स हैं वो एकदम दीवाना बना देते हैं नाना पाटेकर का। एकदम फ़ैन हो जाएंगे आप, इस तरीके की लेवल के उनके डायलॉग्स हैं। उसमें एटीएस का ही रोल है, काइंड ऑफ सिमिलर टू स्पेशल टास्क क्राइम ब्रांच मुंबई। हाँ, तो क्या वैसी लाइफस्टाइल दिखती है जैसे वो स्टंट कर रहे हैं, ड्रग के लिए मर्डर हो रहे हैं, ये ऐसा कुछ आपने कभी किया? मर्डर वगैरह, इनकाउंटर वगैरह तो नहीं किए हैं, लेकिन हाँ उस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे उसमें दिखाया जाता है कि जो है बहुत सारी इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं हमारे चारों ओर। जो अपराधी रहते हैं वो हर तरीके से जो है अपने क्राइम को अंजाम देने के लिए काम करते हैं, और पुलिस उनको एक कदम आगे रहने की कोशिश करती है कि उनको कर्ब कर सके क्राइम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिल्मों में जो है ड्रामेटिकली सिनेमैटिक जो टच दिया जाता है वो भी होता है। मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो और मेरे को प्रिपरेशन करने का एकदम क्रेज़, जो पुलिस में आने का क्रेज़ था, वो सिंघम से ही चढ़ा था। जब मैंने सिंघम देखा था, सिंघम और अब तक 56, वहीं से काफ़ी सारा क्रेज़ आ गया था। और जब भी थोड़ा सा लो फील होता था, तो हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते थे ऐसी पेट्रियोटिक, ताकि थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाए। आपकी लाइफ में क्या था? आप भी ऐसा मूवीज वगैरह करते थे? मूवीज में तैयारी के समय या उससे पहले बहुत ही कम देखा करता था। जो भी मैंने मूवीज ज़्यादातर देखी हैं या फिर मैंने वेब सीरीज तो अभी स्टार्ट हुई है आना, तो मैंने वो अपने सिलेक्शन के बाद ही स्टार्ट की थी देखना। तो उस समय सिर्फ ये था कि हाँ कुछ करना है, एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ मोटिवेटेड थे कि हाँ समाज के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है हमें। तो एक वो मोटिवेशन था उस समय। सुन भाई, थोड़ा सा इस पूरी डिस्कशन को मैं कैसे टैबू वाले कॉन्सेप्ट पे ले जाना चाहता हूँ। अभी क्या है, हम लोग सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के ऊपर हम हमारे पॉडकास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप कैसे उसको अवॉइड करें। पर सोशल मीडिया के साथ साथ जो सेकेंड डिस्ट्रैक्शन अभी आ रहा है, एक किसी मेल एस्पिरेंट के लिए फीमेल का डिस्ट्रैक्शन, किसी फीमेल एस्पिरेंट के लिए मेल का डिस्ट्रैक्शन, और इसके अंदर पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ते जा रहा है। तो एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा उसकी तरफ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अभी का जो दौर चल रहा है, जब से 4G सेवाएं लगभग आई हैं, जियो आया है, सब कुछ फ्री हो गया है। आपके हाथ में मोबाइल नाम का एक टूल है जिसका आप उपयोग अपने हिसाब से जैसे भी चाहें कर सकते हैं, क्योंकि चूँकि डेटा फ्री है तो आप उसका क्या यूज़ कर रहे हैं ना तो ये कोई देखने वाला है, आपको सिर्फ पता रहता है कि आप उसका क्या यूज़ कर रहे हो। मोस्टली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि आप एस्पिरेंट्स हैं। बहुत सारे जो है डिस्ट्रैक्शंस मेरे सामने भी थे जब मैं तैयारी कर रहा था। मैंने अपनी 70% तैयारी ऑनलाइन ही की है, क्योंकि जो हरि सिंह और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी, वहाँ पे एक कंप्यूटर लैब थी और वहाँ पे बहुत अच्छी स्पीड में इंटरनेट आता था। तो वहाँ पे बैठ के मैंने अपनी 70% लगभग तैयारी की। उस समय 4G भी आ गया था, जियो भी आ गया था, तो मैंने अपनी पूरी तैयारी ऑनलाइन ही की थी। लेकिन जब आपका एक ध्येय क्लियर होता है, आपका एम क्लियर होता है, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन जो रहते हैं वो साइड हो जाते हैं अपने आप ही। मोबाइल में आपको सिर्फ वही चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो आपकी प्रिपरेशन से संबंधित हैं, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित हैं। हालांकि ये रियल समस्याएं हैं बहुत सारे लोगों की। उसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि आप साइट ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं, कुछ साइट्स हैं उनको आप ब्लॉक कर सकते हो। अब इंसान जो है वो समाज में रहने, समाज का ही एक अंश है, प्राणी है, ये सब चीज़ें एक समाज के ही भाग हैं।
तो आप सब चीज़ों को एडिक्ट मत हो, आप सब चीज़ों की नॉलेज रखो कि हाँ ऐसा ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन बीइंग अ एस्पिरेंट आपको आगे प्रशासक, आपको आगे ब्यूरोक्रेट बनना है, तो आपको वैसे सच में बनना पड़ेगा। और एक ब्यूरोक्रेट कभी भी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होता है, एडिक्ट नहीं होता है किसी चीज़ का। बहुत ज़्यादा आप मध्यम मार्ग जितना ज़्यादा अच्छा रहता है ब्यूरोक्रेट के लिए। तो एडिक्ट ना हो आप, एक थोड़े बहुत समय के लिए हो सकता है आप जो है हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये सही चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको इसको परस्यू नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके लिए आप बहुत सारे उपाय हैं, आप अपने हिसाब से आपका एक तो वजह स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका एम स्ट्रांग होना चाहिए। आप उसके बाद हो सकता है आप अपने शौक जो है वो पूरे करो, लेकिन उसके पढ़ाई से पहले, आपके सिलेक्शन से पहले आपका एक ही एम होना चाहिए कि आप जो है तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लें। अभी आप गांव जाते हो तो क्या माहौल रहता है? मेरे गांव में जो है सभी लोग जैसे बोलते हैं कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, तो गांव वालों को भी खुशी होती है। उस समय भी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उनको भी बहुत खुशी थी कि हमारे यहाँ से पूरे क्षेत्र को खुशी है, मेरे गांव को ही नहीं, आसपास के जो गांव वाले भी हैं वो भी बोलते हैं कि हमें बहुत खुशी है कि हमारे समाज से या हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से एक उच्च पद पे कोई अधिकारी बना है। और मुझे भी उन पे उतना ही गर्व रहता है। सभी लोगों का साथ जो है रहा उस समय, और सभी लोगों ने जो है अपने अपने हिसाब से मदद की, जो भी जितना कर सकता था। तो इस हिसाब से अच्छा एक लगता है जब लोग बोलते हैं कि मेरी वजह से उनको खुशी होती है या कुछ अच्छा लगता है उनके लिए, तो मुझे भी खुशी होती है। आपके ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? ट्रेनिंग के कुछ किस्से एक आध थोड़ा ऐसा सुना दो। एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल बहुत सारी ऐसी रील्स वायरल होती है जहाँ पे ट्रेनिंग के बहुत सारे वीडियोस बाहर आते हैं। कोई पहाड़ों पे बैठा है या ट्रेनिंग के अंदर डांस वगैरह कर रहे हैं, कोई हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे ऐसे रील्स आते हैं और वो मोटिवेट भी करते हैं स्टूडेंट्स को कई ज़्यादा। ट्रेनिंग के आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? ट्रेनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहती है जब आप सेलेक्ट हो जाते हो। अब आपको ये जो है पीएससी के प्री मेंस और उससे आप बाहर निकल जाते हो तो बहुत ही सुकून मिलता है पहला तो। और दूसरा, आप जो भी आपके साथ रहते हैं वहाँ पे, आपके जो फेलो ट्रेनीज रहते हैं वो भी साथ में वैसे ही, तो एक ऐसे फीलिंग होती है कि कुछ तीर मार के आए हैं और ऐसी फील होती है। और बाकी सब भी लोग उसी जोन में रहते हैं, तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो मेरे ट्रेनिंग से रिलेटेड मुझे ये याद है कि डीएसपी की ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत ही जो आउटडोर रहता है वो बहुत हार्ड रहता है। तो सुबह हमारा आउटडोर चलता था, लगभग 5 बजे स्टार्ट हो जाता था हमारा आउटडोर, और 8 बजे तक वो चलता था। उसमें आप दौड़ है, जो है रनिंग वगैरह है, कार्डियो वगैरह है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती थी, सभी तरीके से ट्रेनिंग कराते थे। तो हम लोग बहुत थक जाते थे 8 बजे तक, और 8 बजे से 9 बजे के बीच हमारा जो है ब्रेकफास्ट रहता था, और तैयार होके हमें जो है क्लासरूम में जाना रहता था इंडोर के लिए। तो ब्रेकफास्ट हैवी हो जाता था क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर चुके होते थे कि बॉडी की ज़रूरत हो जाती थी कि अच्छा खाना खाएं, हैवी ब्रेकफास्ट करें। और जब क्लास में जाते थे तो एज यूजुअल जैसे मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्लासरूम में फिर आराम से एसी में सो जाते थे। मैक्सिमम लोग सोते थे, आराम करते थे। वो कॉलेज वाला सीन हो गया तो कॉलेज में ऐसा था। हाँ, तो हम लोगों की यही सबसे ज़्यादा जो सोने की नीड रहती थी वो सबसे ज़्यादा रहती थी। जब भी हम लोगों को टाइम मिलता था, 10 मिनट का भी यदि टाइम मिला है तो कोशिश करते थे कि रूम में जाएं और आराम करें, क्योंकि शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता था। 9 से फिर 2 बजे तक हमारा इंडोर चलता था। इंडोर के बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे फिर आउटडोर स्टार्ट हो जाता था। फिर वो ड्रिल होती थी, फिर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी 5 बजे के आसपास। तो लगभग 7 बजे तक शाम तक, सुबह के 5 से लेके 7-8 बजे तक शाम तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती ही रहती थी। तो एक ही हम लोगों को लगता था कि सोने का और समय मिले, सोने के लिए और मिले, और जहाँ भी हम लोगों को मौका मिलता था वहाँ हम लोग सो जाते थे।
वेरी नाइस। अब तक के सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपके क्या रहे हैं? मतलब जब आप होता है ना, जब आप जैसे अगर कोई एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है वो सिलेक्शन हो गया है, तो एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है माइंड में कि यार मैं ऑफिसर बनूंगा तो फिर मुझे ये काम करना है, या ये चीज़ें मुझे सही करना है सोसाइटी के अंदर, या जो जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई है वो शायद मेरी किसी और को फेस करना ना पड़े। तो वैसे आपके कौन से मोमेंट रहे हैं, या सबसे बेस्ट आपके कौन सा एक्सपीरियंसेस रहे हैं सर्विस के अंदर? ये जो सेवाएं हैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे मौके देती हैं जब आपको लगता है कि आपने गलती नहीं की यहाँ के। ऐसे मोमेंट्स मेरी जॉब में भी अभी तक बहुत सारे आ चुके हैं। कुछ मोमेंट्स उस समय आए जब मैं कोविड के समय थाना प्रभारी के रूप में चाकघाट में कार्य कर रहा था। चाकघाट में जब मैं थाना प्रभारी रहा, मार्च 2020 में मेरी नियुक्ति हुई थी थाना प्रभारी चाकघाट रीवा में। उस समय मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रीवा में थी। तो 22 या 23 मार्च को सभी को पता है कोविड की वजह से लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, और उस समय बहुत सारे मजदूरों का आगमन जो है यूपी और बिहार तरफ हुआ था, साउथ से। धारावी हो गया हमारा, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या फिर हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, तमिलनाडु हो, इन सभी जगहों से बहुत सारी बड़ी मात्रा में वहाँ पे मजदूर आ रहे थे। तो मेरा जो चाकघाट है वो जो यूपी की बॉर्डर है उस पे पड़ता था। उसके बाद जो है यूपी स्टार्ट होता था। तो वहाँ पे उन लोगों के लिए सारे जो है इंतजामात करना और उनके साथ जो है काम करना। वहाँ पे अंदर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई एकदम दूर से प्यासा आ रहा है, या फिर उसको किसी भी तरह की ज़रूरत है, उसका स्वास्थ्य तो गड़बड़ हो रहा है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसको भेजना। तो उस समय जो हम लोगों ने काम किया, मैंने, मेरे स्टाफ ने भी, सभी ने मिलके, लगभग 30 लोगों का मेरा स्टाफ था जो है थाने में। और उस समय हम लोगों को लगा कि लोगों की भी बहुत सहयोग मिला हम लोगों को। जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, व्यापारी थे, उनने आगे आके खुद से हमें बोला कि हमारा जो भी आपको सहयोग लगे हम आप करना चाहते हैं। तो उस समय मुझे लगा कि लोग जो हैं बोलते हैं कि दुनिया में नेगेटिविटी ज़्यादा है या फिर लोग अच्छे नहीं हैं। तो उस समय वो थिंकिंग चेंज हुई। पुलिस की इमेज भी उस समय बहुत ज़्यादा जो है लोगों में गई कि जो पुलिस ने लोगों में रह के काम किया, लोगों के बीच रह के काम किया। कोरोना महामारी के दौरान इतना ज़्यादा खतरा था जब लोगों के लिए, तो उससे हम लोगों को भी सेटिस्फेक्शन मिला कि हम लोगों ने भी सोसाइटी के लिए कुछ, सोसाइटी हमें प्यार देती है तो हम लोगों ने भी कुछ सोसाइटी के लिए अपना कर्तव्य जो है निभाया, और डटे रहे सभी लोग। तो सारी पुलिस के लिए मैं जो होल कम्युनिटी है पुलिस की, उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कोविड में जो उन्होंने काम किया है। राइट। एंड सर बहुत कमेंडेबल काम किया है, क्योंकि कितनी सारी प्रॉब्लम है। अगर आज भी हम लोग उस फील को, उस एटमॉस्फेयर को फील करें जो फील कोविड में फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के टाइम पे था, जब हम हमारे घरों के अंदर बनते, तो आज भी अगर मैं उस बारे में सोचूंगा तो गूज़बम्स आ जाएंगे, क्योंकि वो माहौल, वो टेंशन इतनी ज़्यादा थी। हॉस्पिटल के सीन आसपास, जब भी कॉल आ रहे हैं तो कोई किसी की डेथ हो गई है, कोई एडमिट हो गया है, उस टाइम पे आप लोगों ने जो ऑन ग्राउंड काम किया है, दैट इज हेड्स ऑफ टू यू एंड ऑल दी पुलिस ऑफिसर्स। सर मैं इस एपिसोड में मुझे काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। मैं चाहूँगा इस एपिसोड को कंक्लूड करने के पहले आपको ऐसी कौन सी टिप्स हमारे हर एस्पिरेंट के लिए देना चाहेंगे जो हर एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन में फॉलो करना चाहिए? सभी एस्पिरेंट से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप एंजॉय करें आपकी तैयारी के लिए। आप उसको बोझ लेके ना चलें। बोझ आप एक दिन ढो सकते हो, 2 दिन, 4 दिन ढो सकते हो, आप 1.5 साल 2 साल नहीं हो पाओगे। आपकी जब तैयारी में आपको मज़ा आने लगेगा तो आप उसको ईजीली कर पाओगे। और आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए, और उसके लिए में कास्ट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए कि यू शुड नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। मतलब आपको जो भी चीज़ आपको ज़रूरी है वो आपको चीज़ें करनी है। बोलते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो आपको क्रेम नहीं करना है, आपको खुद इस काबिल बनना है कि आपको ये एहसास हो जाए, यकीन हो जाए कि अब मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मैंने इतनी मेहनत कर ली है, इतना मैंने सेक्रीफाइस किया है, इतने हार्डवर्क किया है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। राइट। ऑल राइट। सो भाई, आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई एम 100% श्योर कि इस वक्त जो भी हमारी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुन रही है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हुई होगी।
मैं आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में लिंक्स सारी शेयर कर दूंगा। तो जो भी हमारी ऑडियंस है, अगर सोनू सर से को जाइए, फॉलो करिए उनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और ऐसे और भी कई सारे एपिसोड्स आपको हर वीकेंड पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के लिए सब्सक्राइब करिए इंडियन एस्पिरेंट शो को। सोनू सर, आपको बस एक बार कैमरा में देख के आपको बोलना है, सब्सक्राइब टू इंडियन एस्पिरेंट शो। बिल्कुल, सब्सक्राइब टू इंडियन एस्पिरेंट शो बाय आशीष GA लाइब्रेरी। और आप लोगों के कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी आपकी डाउट्स हों, क्वेरीज हों, तो आप इनके चैनल पे या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप कमेंट कर सकते हो, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग। थैंक यू।